नमस्कार दोस्तों, यह मेरा 8वां वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि बीपीपीएसटी एक्ट आज की तारीख में, जिसे संक्षेप में बासगीत पर्चा एक्ट भी कहते हैं, आज के डेट में क्यों अप्रासंगिक है और इसे क्यों समाप्त कर देना चाहिए। पहले जानते हैं बीपीपीएसटी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। बीपीपीएसटी एक्ट का फुल फॉर्म है बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेंसी एक्ट। इसे लोकप्रिय रूप से बासगीत पर्चा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में इस एक्ट को बनाया गया था। 1948 में इसकी नियमावली आई। इस एक्ट में प्रावधान था कि ग्रामीण क्षेत्र में 1 साल से किसी रैयत के आवासीय भूमि में उनकी सहमति से, रैयत की सहमति से, अगर कोई व्यक्ति मकान बनाकर रहा हो या झोपड़ी बनाकर रह रहा हो, तो आवासीय हो, आवास में रह रहा हो, तो भूमि मालिक उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। उनको सीओ द्वारा बासगीत पर्चा प्रदान कर वहीं उनको बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वो उसी जगह रहेंगे, उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। ये एक्ट बना, इसमें सीओ को एब्सोल्यूट पावर मिला। सीओ को इस मामले में कलेक्टर की शक्ति प्राप्त थी। शुरुआत में इसमें सीओ द्वारा जो आदेश कर दिया जाता था, वो किसी भी कास्ट के व्यक्ति को, इसमें कास्ट नहीं है, किसी भी कास्ट के व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत बासगीत पर्चा मिल सकता है। बासगीत पर्चा मिल जाने के बाद अगर मूल मालिक कोई आपत्ति करता तो उसको इस बासगीत पर्चा को तुड़वाने के लिए पहले सीधे हाई कोर्ट में रीट करना पड़ता। बीच में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया था अपील का या रिवीजन का। इसका जाहिर है इसका कुछ दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग के जब बात सामने आने लगी तो इसमें कलेक्टर्स, सीओ के बाद कलेक्टर को इसमें रिवीजन का पावर मिला कि वे बासगीत पर्चा देने जो दे दिया गया उसका रिवीजन कर सकते हैं अपने यहाँ। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के तारीख में इसकी प्रासंगिकता नहीं है, इसको हटा दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए इस एक्ट को। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। हुआ यूँ कि इसमें बहुत सारे मठ और मंदिर के ज़मीन थे और उन मठ और मंदिर के ज़मीन पर बहुत सारे लोग अगर अतिक्रमण कर बसे हुए थे और मठ के जो पुजारी हैं या महंत हैं या मंदिर के जो पुजारी महंत हैं या वाटेवर जो भी, इन लोगों ने आपत्ति व्यक्त की कि इनको हटा दिया जाए, ये मेरे ज़मीन है, ये मठ का ज़मीन है, मंदिर का ज़मीन है, ये अतिक्रमणकारी हैं। उनको सीओ द्वारा अतिक्रमणकारी न मानकर उल्टे उनको वहाँ का बासगीत पर्चा काट दिया गया और उनको बासगीत पर्चा दे दिया गया और वो वहाँ बासगीत पर्चा लेके निवास करने लगे। अब कहने का बिंदु ये है कि उनके द्वारा मठ और मंदिर के जो महंत और पुजारी थे, उनको जो है उनके द्वारा रैयत मान लिया गया कि वे रैयत हैं और रैयती ज़मीन पर हमने जो है बासगीत पर्चा काट दिया। लेकिन बिंदु ये है कि उसके लिए भूमि मालिक का भी सहमति देखना था कि भूमि मालिक जो है ओरिजिनल जो है उनके आवासीय ज़मीन पर वो वाकई में उसकी सहमति से 1 साल से रह भी रहे हैं अथवा नहीं। तो जाहिर है कि कोई भी मठ या मंदिर का महंत या पुजारी जो है दुनिया भर के लोगों को ला करके तो नहीं बसाएगा अपने यहाँ। 2 या 4 को बसा सकता है, अगर पूरे के पूरे एक गांव टाइप साइज़ के लोगों को तो वो बसाएगा नहीं। और जब वो खुद ही कह रहा है कि ये अतिक्रमणकारी हैं तो कम से कम इस बिंदु पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह मठ और मंदिर का बहुत सारा ज़मीन को एक तरह से अतिक्रमणकारियों के हवाले कर दिया गया। बासगीत पर्चा के नाम पड़े तो किसी के रैयती भूमि की एक तरह से, अगर वो रैयत हैं तो उस एक तरह से रैयती भूमि की लूट हो गई। दूसरा इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप एक अपने गाँव में आपका एक घर है, घर के बाहर आपका सहन है और वो ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं, और क्योंकि बीपीपीएसटी एक्ट आवासीय शहरी क्षेत्र में लागू नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में लागू, ग्रामीण क्षेत्र की भूमि है और आप उसको
आप दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं, या मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं, तो आप 2 साल 4 साल के बाद आते हैं अपने गांव इस तरह से। तो उसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि आपके घर के बाहर एक जो सहन है उसमें उन्होंने झोपड़ी डाल दिया, और झोपड़ी डालने के बाद उसने हल्का कर्मचारी को दिखा करके आप की पर्चा कटवा लिया कि देखिए हम इसमें रह रहे हैं इतने समय से। और जब मूल मालिक आ रहा है तो देख रहा है कि इसका तो वार्षिक पर्चा कटा हुआ है। अब वह नौकरी करेगा या यहाँ केस लड़ेगा, क्योंकि वार्षिक पर्चा को तुड़वाना भी कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो कितना समय केस मुकदमे में लड़ेगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे केसेस हैं, आपके भी संज्ञान में होंगे। अब इसमें जब भूमि मालिक की सहमति आवश्यक है, कि उनके सहमति से 1 साल से रह रहे थे, लेकिन यहाँ तो ढेर भूमि का जो मालिक है उसको तो पता ही नहीं है कि उसके ज़मीन पर वार्षिक पर्चा भी कट गया है, जबकि वार्षिक पर्चा की एक प्रति भूमि मालिक को भी मिलनी है। ऐसा तो होता नहीं है इंटीमेशन, न उसका कोई नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है, ना उससे कुछ पूछताछ की जाती है। एनीवे, एक मामला ऐसा भी है जिसमें जिस आदमी का उसी गांव में मकान है, उस आदमी का वार्षिक पर्चा कट गया दूसरे के ज़मीन में से, एक बार 3 डिसमिल का, एक बार 6 डिसमिल का। वह पर्चा भी अपठनीय है, और वह यह प्रशय प्राप्त व्यक्तियों के लिए है, वैसे लोगों के लिए है जिनका कोई आवासीय मकान नहीं है, जो बेघर हैं, जिनको भूमि मालिक ने कभी बसने के लिए ज़मीन दी थी, उनके लिए था, उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए था कि उनको कोई बेदखल ना कर सके, उस ज़मीन से उनको अब हटा ना सके। इसका दुरुपयोग किया लोगों ने। जो कमज़ोर लोग थे और जो कुछ दबंग लोग थे, उन्होंने जो है राजस्व कर्मियों के मिलीभगत से वार्षिक पर्चा कटवा लिया, रसीद कटवा लिया, वार्षिक पर्चा बनवा लिया। अब जिस आदमी का एक बार 3 डिसमिल का वार्षिक पर्चा मिल चुका है, उसी को पुनः कैसे वार्षिक पर्चा मिल सकता है? उसी व्यक्ति के ज़मीन पर, जिस व्यक्ति के ज़मीन पर पहले से 3 डिसमिल का कटा, फिर पुनः उसी पर कट रहा है, पर्चा भी अपठनीय है। और वह आदमी आज की तारीख में मूल रैयत को आंख भी दिखा रहा है कि तुम्हारी सारी ज़मीन हड़प लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो समाज में तनाव पैदा करने वाली बात है, भूमिवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। उस आदमी का गांव में आवासीय खुद का ज़मीन भी है, मकान भी है, उस आदमी का वार्षिक पर्चा कैसे कट सकता है जिसको खुद आवासीय भूमि है? उसके बाद देखिए कि 1901 मामला ऐसा मेरे संज्ञान में आया था जिसमें 1975-80 की बात थी। उस समय का कोई पर्चा कटा हुआ था, वार्षिक पर्चा। विवाद आया 2013-14 के आसपास। जब जांच की गई इस पूरी प्रक्रिया की, तो पता चला कि वह ज़मीन कृषि योग्य भूमि में कटी हुई थी। वार्षिक पर्चा कृषि योग्य भूमि में कटी हुई थी, जबकि वार्षिक पर्चा आवासीय भूमि में कटनी है, आवासीय भूमि में बननी है। वार्षिक पर्चा कृषि योग्य भूमि में नहीं बननी है। तो यह समझा जा सकता है कि 2013-14 में जो भूमि कृषि योग्य थी, वह भूमि 1975-80 में कैसी रही होगी। उस समय उसका वार्षिक पर्चा काट दिया गया, यानी आंख मूंद के काम किया गया। दूसरे, उसमें जब और गंभीरता से जांच की गई तो पता चला कि वह ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन थी। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यानी जब जैसा तब तैसा, जो मन में आए सो। बात नॉनसेंस है, ये तो नॉनसेंस है। तो आज के डेट में कोई भी मूल रैयत अपने ज़मीन में दूसरे को नहीं बसाएगा। इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बसाना चाहेगा कि वह बाद में जिनको बसा रहे हैं उन्हीं के नाम वो ज़मीन का वार्षिक पर्चा कट जाए। ना इतने आज के तारीख में किसी के पास भूमि है, और ना कोई आज के डेट में कोई ऐसा बसाएगा। आज के डेट में अगर कुछ भू मालिक ऐसे हैं जो खुद जाके सीईओ के पास कह रहे हैं कि यह मैंने इन्हें रहने के लिए ज़मीन दिया है, ये झोपड़ी आवास बनाकर रह रहे हैं, इनको जो वार्षिक पर्चा काट दीजिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं, सीईओ भी इसमें खुश है कि मेरा भी टारगेट पूरा हो जाएगा। वो उनका स्वागत करता है, आइए, वो वार्षिक पर्चा काटता है। अब इसमें पेंच देखिए, जो ऐसे मामले हैं, इसमें से अधिकांश वैसे मामले हैं जिनमें ओरिजिनल मूल भूमि मालिक ने, मूल रैयत ने वार्षिक पर्चाधारी जिनके नाम से कटा, उनसे वह उस ज़मीन का पैसा ले चुका है। और पैसा लेकर रजिस्ट्री नहीं करना, यानी रजिस्ट्री का पैसा बचाने का वह उनको वार्षिक पर्चाधारी जिसको सुझाव देता है कि चलिए मैं आपका वार्षिक पर्चा कटवा देता हूँ, आपको रजिस्ट्री के शुल्क से आप बच जाएंगे।
और इस ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं, इसमें सरकार को धोखा दिया जा रहा है, सरकार के रेवेन्यू को क्षति पहुंच रही है, वो उनसे पैसा ले चुका है और बास्केट पर्चा कट जाने के बाद देखिए पर्चा कट गया, अब आप रहिए आराम से, आपका तो रजिस्ट्री का पैसा भी बच गया। जबकि दूसरे पक्ष बास्केट पर्चाधारी को यह पता ही नहीं है कि उस जिस ज़मीन का उसने रजिस्ट्री नहीं कराया, बास्केट पर्चा कटा, वह अब उसको कभी विक्रय नहीं कर सकता है, वह उसको कभी लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि वह तो कभी भी उसको वंशानुगत वो चलेगा, वो तो सिर्फ उनके रहने के लिए है। अगर वो चाहें तो उसकी बिक्री नहीं कर पाएंगे कभी भी वो। तो इस प्रकार से सरकार के रेवेन्यू को भी क्षति पहुंचती है, सरकार के रेवेन्यू को भी क्षति पहुंचती है, और ऐसे मामले भी संज्ञान में हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो आज के तारीख में ऐसा नहीं लगता है कि इस सब मामलों को BPPST एक्ट की आज की तारीख में कोई प्रासंगिकता है, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके इसको समाप्त कर देना ही उचित है। जो समाज में तनाव पैदा करने वाले हैं, भूमिवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो इसी तरह से आप इन चीज़ों को देखते रहें, आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच में इसकी चर्चा करते रहें, ताकि वे उसको ऊपर में उठाते रहें, और तब ताकि इस दिशा में एक जागरूकता बने। एक आम जागरूक भारतीय नागरिक की हैसियत से इस जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सब आपको जागरूक करने के लिए है। और एक आम जागरूक भारतीय नागरिक की हैसियत से मैं खुद ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, और ये सब मेरे निजी विचार हैं। अब इसे समझना आपको है कि इन सारी चीज़ों को बताने के बाद भी आप इन चीज़ों को उचित समझते हैं अथवा नहीं समझते हैं। अगर उचित समझते हैं तो इसको फैलाएं, देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो बार बार देखते रहें। जनहित में मैं ऐसे वीडियो बार बार बनाते रहूँगा। ऐसे वीडियो जाएँ, उचित फोरम तक पहुँचे, उचित फोरम के लोग इसको उचित जगह पे चर्चा करें, ताकि वहाँ से इसको संज्ञान में लिया जा सके कि वाकई ये इस एक्ट को समाप्त करने लायक किया जा सकता है अथवा नहीं। तो आप देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।